तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 पॉलिटी के PYQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से दे सकता है। क्योंकि जो पॉलिटी होती है इसका 3 से 4 का वेटेज होता है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपको टॉपिक बताते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही देंगे, फिर उस क्वेश्चन का जितना पोस्टमार्टम हो सकता है उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर में करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आपको अदर कोई जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कमी लगती है इसमें भी, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब इसका जो आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, यद्यपि हटाने का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक संबोधन उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। इसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है, जो कि कौन से आर्टिकल में आता है? ये 61 आर्टिकल में आता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा और राज्यसभा से था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ कर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत या बुलाया जाता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, और जो लोकसभा अध्यक्ष है वह सदन के सभी मेंबरों द्वारा चुना जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब कौन से आर्टिकल के लिए की जाती है और कितने वर्ष के लिए की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण है उसकी सिफारिश करना इसका कार्य होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब कौन से आर्टिकल के द्वारा की जाती है वो भी देख लो आप। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दलों के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो अपने प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, आप देखोगे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि जो कंप्लीट पावर होती है वो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मतलब सर्वाधिक जो शक्ति पास होती है हमारे भारत में वह PM के पास होती है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वह महान्यायविद देता है, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है वो भी देख लो आप। तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अपना अध्यक्ष जो होता है ना, त्यागपत्र वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्यों? अध्यक्ष हटेगा तो उपाध्यक्ष आएगा। समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। मतलब अगर अध्यक्ष हटेगा तो उपाध्यक्ष को देगा, लेकिन उपाध्यक्ष हटता है तो अपने अध्यक्ष को देगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित जनसंख्या कितनी है? मतलब सदस्य की संख्या वो कितनी है? तो वह 250 है। अब कौन से क्षेत्र में किसकी कितनी है वो भी देख लो आप। तो इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वह लास्ट के होते हैं। लास्ट का मतलब होता है लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल के होते हैं। हिंदी में देखोगे कला हो गया, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 जनों को वो चुनता है। जबकि जो 238 सदस्य होते हैं वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, मतलब वहां से चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था वो पूछ रखा था, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मॉडल कनाडा से प्राप्त किया है, और एक संघात्मक जो व्यवस्था होती है ना वो भी हमारे कनाडा से ली गई। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो वह राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अब कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है वो भी देख लो आप। तो जो अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं कि राज्य का शासन
संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था वह समवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो वह अपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समझ में आया? ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया क्या क्या लिया गया है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे समवर्ती सूची में विषय होते हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वह समवर्ती सूची में डाले जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा ली गई है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो संयुक्त बैठक होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो वह 108 के तहत आती है, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वह साल में 3 बार लोकसभा व राज्यसभा की बैठक बुला सकता है, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्र लोकसभा का अध्यक्ष होता है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था नए राज्यों के गठन से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है, तो वह प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, आप देखोगे पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से जो शामिल है इसमें उनके बारे में बताया गया है, जबकि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसमें संसद को नए राज्यों को शामिल करने और उनका गठन करने की शक्ति दी गई है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, तो वह संसद के पास होता है। अब कौन से अनुच्छेद के तहत होता है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत केवल संसद ही कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दिला सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था पंचायती राज प्रणाली से क्वेश्चन पूछ रखा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वह आर्टिकल किसके द्वारा की गई है, आर्टिकल 40 द्वारा की गई है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, जिसे डीपीएसयू कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची में जोड़ा गया वो भी देख लो आप। तो इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसे 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है उनसे क्वेश्चन था। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है, तो वह आर्टिकल 53 के तहत निहित होती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 52 भी इंपोर्टेंट बन सकता है, तो वो भी देख लो आप। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बता रखा है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 53 उसमें क्या लिख रखा है, उसमें लिख रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वह स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकता, लोगों के माध्यम से भी इसे बताना पड़ेगा इसने जो प्रयोग किया है वो किसके कारण किया है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं, तो वह प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की अनुशंसा मतलब इनके आदेश पे कर सकते हैं। मंत्री परिषद क्यों आया? क्योंकि मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वह पीएम होता है, और पीएम का जो चुनाव होता है किसके तहत होता है, तो आर्टिकल 75 के तहत होता है। समझ में आया? ठीक है, आप देखोगे अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन वे आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कार्य करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था कार्यवाही के राष्ट्रपति से क्वेश्चन था। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता है तो इनके स्थान पर कौन आएगा वो भी देख सकते हो आप। तो आप देखोगे यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से क्वेश्चन था कि उनके जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। आप देख सकते हो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो आप देखोगे संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा दोनों, जिसमें निर्वाचित भी हो गए और मनोनीत भी हो गए, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें कौन कौन शामिल होता है वो भी देख लो आप। आप देखोगे राष्ट्रपति के चुनाव में विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभाओं के सम्मिल, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें 70वें संविधान संशोधन के तहत पांडुचेरी और दिल्ली के एमएलए भी शामिल होते हैं। लेकिन उसमें एक पंगा होता है। क्या होता है राष्ट्रपति में? इसमें लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते,
क्यों? क्योंकि वो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो राष्ट्रपति को ही वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही इनको मनोनीत किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, केंद्रीय मंत्री की सदस्यता का क्वेश्चन था कि वह कितने महीने तक अपने सदस्य सीट पर रहते हैं। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक अपने केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वह 6 माह तक रह सकता है। समझ में आया? ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जाता है, तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, सीएजी के कार्यकाल से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, भारत के नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत आता है वो भी देख लो आप। तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष मान लो, या 65 वर्ष, जो सबसे पहले हो जाता है उसको माना जाता है। ठीक है। और अब जो इनकी नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें हम पहले टॉपिक बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका प्रश्न के साथ आंसर बता देते हैं, लेकिन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताने का प्रयास करते हैं जो इस क्वेश्चन का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देता है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से पढ़ लिया, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर हमें कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। बाय।